हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनीशिया। आज हम डिस्कस करेंगे 4th वीक ऑफ जून के करंट अफेयर्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करेंगे 3 मेजर अवार्ड कैटेगरीज के बारे में जो इंडिया में अभी पिछले वीक में हुई हैं। तो अवार्ड्स में सबसे पहले है डिजिटल पेमेंट अवार्ड फॉर 2024 एंड 25। सबसे पहले ये जो अवार्ड है ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से दिया जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। इस साल का ये जो अवार्ड है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक गवर्नमेंट ओन्ड एक पेमेंट बैंक है इंडिया का। ये जो पेमेंट बैंक है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की 100% इक्विटी ओन्ड एंटिटी है, मतलब ये एक सरकारी पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट इंडिया में शुरू हुआ था ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाई जा सके। पेमेंट बैंक उन बैंक्स को बोला जाता है जो बैंक सिर्फ 2 लाख तक की सेविंग्स लोगों के अपने पास रख सकते हैं, जो बैंक लोन नहीं दे सकते, जो बैंक सिर्फ डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। तो सबसे फेमस जो अभी पेटीएम पेमेंट बैंक आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जो अभी कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने बंद भी कर दिया है। तो इंडिया का पहला पेमेंट बैंक 2017 में बना था, दैट वाज एयरटेल पेमेंट बैंक। तो ऐसे ही एक सरकारी पेमेंट बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको अभी लेटेस्ट इंडिया का डिजिटल पेमेंट अवार्ड फॉर 2024 एंड 5 दिया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। सो दिस इज अ फर्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला हमारे पास अवार्ड है चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स। ये जो अवार्ड है ये इंटरनेशनल लेवल पर दिए जाते हैं इन साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज में से हर साल ये अवार्ड दिया जाता है जिसमें गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इस साल का जो इस अवार्ड का चैंपियन है साउथ एशिया लेवल, वो इंडिया का एक न्यूज़पेपर है, दैट इज द हिंदू। द हिंदू इंडिया का काफी पुराना न्यूज़पेपर है और गोल्ड कैटेगरी में 4 ट्रॉफीज जो जीत कर लेकर आया है इन ग्लोबल मीडिया अवार्ड कैटेगरी। द हिंदू न्यूज़पेपर आज़ादी से भी पहले शुरू हुआ था। इनिशियली एक वीकली न्यूज़पेपर था, देन इट टर्न्ड आउट टू बी अ डेली न्यूज़पेपर। तो द हिंदू के फाउंडर्स आप लोग ढूंढ के जरूर लर्न कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। तो ये हमारा सेकेंड अवार्ड था। द थर्ड इंपॉर्टेंट अवार्ड इज अवार्ड फॉर ग्लोबल टबैको कंट्रोल। ये अवार्ड ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस्ट अवार्ड्स के अंडर दिया गया है। 6 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर देयर टबैको कंट्रोल मेजर्स, जिनमें से एक कंट्री इंडिया भी है। इंडिया के अलावा मॉरिशस, मेक्सिको, मॉन्टेनेग्रो, फिलीपींस एंड यूक्रेन आर द अदर 5 कंट्रीज। तो इंडिया ने कुछ साल पहले नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसके अंडर इंडिया ने अवेयरनेस फैलानी शुरू करी। जैसे कि सिनेमाज में मूवी से पहले एक एड दिखाई जाती है दैट व्हाट आर द हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ टबैको। इवन टबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा जाता है दैट इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, इट कैन लीड टू कैंसर। सो ऑल दीज अवेयरनेस एक्टिविटीज ऑफ इंडिया हैज लीड टू गुड क्वालिटी ऑफ कंट्रोल ऑन टबैको यूज इन इंडिया, जिस चीज को देखते हुए इंडिया को ग्लोबल टबैको कंट्रोल चैंपियन का रिकॉग्निशन दिया गया है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला, एक द हिंदू को मिला और एक इंडिया के ग्लोबल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वी हैव एन इंपॉर्टेंट डे 23 जून जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इंटरनेशनल ओलंपिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी जो एट प्रेजेंट दुनिया में ओलंपिक्स कंडक्ट कराती है। पहले जो दुनिया में मॉडर्न ओलंपिक्स हुए वो हुए थे एथेंस ग्रीस में, और वो ओलंपिक हुए इसके 2 साल बाद 1896 में। तो एट प्रेजेंट ओलंपिक कमेटी ही दुनिया में ओलंपिक्स कंडक्ट कराती है। तो इंडिया ने इस डे को कमेमोरेट करने के लिए अपने 2 ओलंपिक चैंपियंस को चूज किया, अभिनव बिंद्रा एंड पीवी सिंधु। और इस साल का जो थीम है ओलंपिक्स का दैट इज लेट्स मूव, कि हमें मूवमेंट करते रहना चाहिए, हम आम लोगों को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मोस्ट प्रोबेबली किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। जिम्बाब्वे से एक ओलंपिक प्लेयर हैं जिनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट बन चुकी हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। इससे पहले जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट है उनका नाम है थॉमस बैच। थॉमस बैच 12 साल से ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। 12 इज अ मैक्सिमम टर्म जिसके लिए आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो अब क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं तो उनको फर्स्ट फीमेल रिप्लेस कर रही हैं। तो ये एग्जाम के लिए एंड ओवरऑल स्ट्रैटेजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Next in the news we have government launched a new scheme with the name of Navya. Navya scheme का full form है, इसका full form है Nurturing Aspirations through Vocational Training for Young Adolescent Girls। और ये जो स्कीम है ये स्कीम 2 मिनिस्ट्रीज ने कंबाइंडली लॉन्च करी है, जिनमें से पहली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। नव्य स्कीम के अंडर अडोलेसेंट गर्ल्स को कुछ नॉलेज दी जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने के लिए
लिए एम्पावरमेंट और अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाए। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? अडोलेसेंट गर्ल्स जो कि 16 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप में आती हैं, जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए और वो एट प्रेजेंट किसी नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स में इन्वॉल्व हैं। नव स्कीम के अंडर उनकी स्किल डेवलपमेंट करी जाएगी ताकि उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट इन द न्यूज वी हैव संविधान हत्या दिवस, जो कुछ साल पहले ही गवर्नमेंट ने शुरू किया है। 25 जून 1975 जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी ने इंडिया में एक इमरजेंसी को लागू कर दिया था, एक नेशनल इमरजेंसी को लागू कर दिया था ड्यू टू सम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, और उसके अंडर इंडिया के सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। काफ़ी सारा नुकसान हुआ इंडिया का। उस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन हत्या दिवस के तौर पे इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं। अब 25 जून द डेट शुड बी मेमोराइज्ड। तो जब वो चीज हुई तो उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट ने अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसके अंडर उन्होंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के मैक्सिमम प्रोविजंस को रिवर्ट बैक कर दिया और जुडिशरी की पावर को अंडरमाइन किया। फिर 44th अमेंडमेंट के अंडर 42nd अमेंडमेंट की सारी प्रोविजंस को रिवर्ट बैक करके उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाया गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सारा खिलवाड़ हुआ, उसी चीज को देखते हुए इसको संविधान हत्या दिवस बोला जाता है। नेक्स्ट इन द न्यूज वी हैव अनदर फुल फंक्शनल लिटरेसी स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज त्रिपुरा। ये तीसरी ऐसी स्टेट है इंडिया का जिसने लेटेस्ट अपने आप को फुली लिटरेट डिक्लेयर कर दिया है। द फर्स्ट वाज मिजोरम, द सेकंड वाज गोवा एंड नाउ थर्ड इज त्रिपुरा। फुल लिटरेसी का जो क्राइटेरिया होता है दैट इज 95% ओनली, कि अगर आपकी स्टेट में 95% से ज्यादा लिटरेसी हो जाती है तो आपकी स्टेट को फुली लिटरेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब कैसे लगातार ये स्टेट्स अपने आप को फुली लिटरेट डिक्लेयर कर पा रही हैं, उसका एक ही रीजन है, दैट इज अ स्कीम दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसका नाम है उल्लास। उल्लास स्कीम को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी बोला जाता है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी बोला जाता है। इस प्रोग्राम का टाइम पीरियड है 5 साल का, 2022 से लेके 2027 तक का। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट इलिटरेट मैच्योर एज के लोगों को टारगेट करती है जिनका एज 15 ईयर से ज्यादा का हो चुका है। वो लोग जो बिल्कुल ही इलिटरेट है, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, बेसिक कैलकुलेशन सिखाई जाती है, उनको साइन करने सिखाए जाते हैं, कोई ना कोई लैंग्वेज उनको सिखाई जाती है ताकि वो लिटरेट कैटेगरी में काउंट हो सके। इसी प्रोग्राम की सक्सेस के चलते इंडिया में लगातार स्टेट्स अपने आप को लिटरेट स्टेट्स डिक्लेयर करती हुई आ रही हैं, जो बिल्कुल वर्ज पे थी। जैसे मिजोरम में 91-92% ऑलरेडी था, उन्होंने लास्ट स्कीम के अंडर और अचीव किया तो वो 95% क्रॉस हो गया और उन्होंने अपने आप को फुली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। ये उल्लास प्रोग्राम के सक्सेस में भी काउंट होगा, ये स्टेट्स की न्यूमरेशन में भी काउंट होगा। सो फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर इंडिया। नेक्स्ट इन न्यूज वी हैव अ रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2025 व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फॉर इंडिया फॉर दिस ईयर। पहली बार इंडिया इस रिपोर्ट में टॉप 100 कंट्रीज में आया है। इंडिया इज एट रैंक 99। इससे पिछली रिपोर्ट में इंडिया का रैंक था 109, तो इंडिया ने 10 पोजीशंस जंप किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो रिपोर्ट हमें प्रेजेंट की जाती है उसमें वर्ल्ड ओवर एसडीजीज कहां तक पहुंचे, कितना अचीव किया, उस चीज के ऊपर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। और ये रिपोर्ट ये कहती है कि एट प्रेजेंट जिस तरीके से हम लोग ये गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा जो 2030 ईयर है, जब तक हमने इनको अचीव करना है तब तक हम सिर्फ 17% गोल्स ही अचीव कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो किसी पर्टिकुलर गोल पे फोकस्ड हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कुछ भी कर नहीं पा रही हैं, जैसे यूएस इज हार्डली कंसर्न्ड विद SDGs or anything related to climate change or whatever UN is doing under these initiatives। तो उसकी वजह से जो डेविएशन है, जो स्क्यूनेस है, that is quite much in terms of sustainable development goals। टॉप कंट्रीज की बात करें तो वो हमेशा से नॉर्डिक कंट्रीज ही होती हैं। एट द फर्स्ट इट इज फिनलैंड, देन इज स्वीडन, देन इज डेनमार्क। 19 आउट ऑफ द 20 टॉप कंट्रीज कौन सी हैं? यूरोपियन है। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, इनमें से ये नीचे वाली जो कंट्रीज हैं ये सब हमसे आगे चल रही हैं, लेकिन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान दोनों ही हमसे काफी पीछे चल रही हैं। तो एक तो इंडिया का रैंक जरूर याद रखना है 99, एंड दिस इज द पिक्चर जहां रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि कौन सा गोल किस हद तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखो ग्रीन रिप्रेजेंट करता है अचीव्ड गोल को, इनमें से कोई भी गोल अब तक हम लोग अचीव नहीं कर पाए। इनमें से जो गोल अच्छे लेवल पर इंप्रूव हो रहे हैं वो ये गोल हैं और ये गोल हैं, ये हमारे पास अभी तक नहीं है। मॉडरेटली इंप्रूविंग कौन से गोल हैं? गुड
health and well-being is moderately improving. Gender equality is moderately improving. Industry innovation and infrastructure is improving. Affordable and clean energy is improving. अब इंडिया इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या कर रहा है? जैसे फर्स्ट एंड सेकंड गोल कहता है नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर. इंडिया पॉवर्टी एंड हंगर के लिए क्या कर रहा है? इंडिया पीडीएस सिस्टम चला रहा है, प्रधानमंत्री अन्न योजना चला रहा है, जिसके अंडर लोगों को खाना पहुंचाया जाता है, सब्सिडाइज रेट के ऊपर राशन शॉप्स के जरिए दिया जाता है. थर्ड गोल कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जिसके लिए आयुष्मान भारत स्कीम है, इंडिया का पोषण स्कीम है. देन इज क्वालिटी एजुकेशन, जिसके लिए इंडिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया. नव्या स्कीम भी उसी का पार्ट है, उल्लास स्कीम भी उसी का पार्ट है. देन इज जेंडर इक्वालिटी, जिसके लिए इंडिया 33% रिजर्वेशन लेकर आया है पार्लियामेंट में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में. तो हर गोल को अचीव करने के लिए हर कंट्री कुछ ना कुछ एफर्ट्स कर रही है. जो इंडिया के स्कीम्स, इंडिया के एफर्ट्स इन चीजों के साथ अलाइन होते हैं, वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इन द न्यूज वी हैव ईरान यूएस वॉर, जिसके अंडर यूएस ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर. न्यूक्लियर साइट्स जिसका नाम है नातांज, फोर्डो एंड इस्फहान. बेसिकली जो ईरान है वो इन साइट्स के ऊपर यूरेनियम एनरिचमेंट करने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पे देयर इज एन ईरान न्यूक्लियर डील साइंड इन 2015 दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसको JCPOA भी बोला जाता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. जो एक डील ईरान ने कुछ कंट्रीज के साथ साइन करी, P5 एंड यूरोपियन कंट्रीज के साथ, जिनमें यूएस भी एक मेंबर कंट्री था. 2015 में इस डील के अंडर ईरान ने बोला कि हम हमारे जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, हम हमारे जो सेंट्रीफ्यूग्स हैं हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. इसके साथ साथ ही हम जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का यूज है वो सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करेंगे, अदरवाइज हम उसको बॉम्ब्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करें. कुछ साल पहले यूएस उस एग्रीमेंट में से बाहर आ जाता है, उस डील को तोड़ देता है, और ईरान ने तभी अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को, यूरेनियम एनरिचमेंट को बढ़ाना शुरू कर दिया. और इन 3 साइट्स के ऊपर ही वो प्रोसेस चल रहा है, जिसके अंडर अब यूएस ने उसको रोकने के लिए इनके ऊपर अटैक किया है. यूएस ने B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का यूज किया, जो कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, जो कि बहुत गहराई तक जाकर चीजों को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं. वी हैव नो क्लियर इंडिकेशन कि ये साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, नहीं किया गया. यूएस का कहना है कि हो गया है, लेकिन ईरान का कहना है कि नहीं हुआ है. तो ये 3 साइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ऑपरेशन हैमर किसने लॉन्च किया, दैट इज इंपॉर्टेंट. साइट्स के नाम हमारे लिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है. अब इसके रिटेलिएशन में ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक एरिया है, इट इज अ नैरो सी पैसेज जो गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ को आपस में कनेक्ट करता है. गल्फ ऑफ ओमान से आगे अरेबियन सी आ जाता है. इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एशिया की तरफ काफी सारा क्रूड ऑयल और LNG जैसी चीजें सप्लाई होती हैं. वर्ल्ड का 20 to 25% ऑफ ऑयल ट्रेडिंग यहीं से होती है. ये कंट्रीज हैं जो ये इस स्ट्रेट का इस्तेमाल करती हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, UAE एंड कतर. तो एशियन मार्केट्स को आने वाला जो सारा 80% जो सारी सप्लाई है वो यहीं से होती है. तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर भी पड़ेगा. तो रिटेलिएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नाउ इन द न्यूज, सो इट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स. इसका लोकेशन, इसका सिग्निफिकेंस, ये कौन सी 2 गल्फ्स को कनेक्ट करता है, इसके आसपास कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स नाउ. नेक्स्ट इन द न्यूज वी हैव धरती आबा जन भागीदारी अभियान. ये जो एक स्कीम है, ये गवर्नमेंट ने ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए लॉन्च करी है. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस अभियान, इस कैंपेन नॉट स्कीम, इस अभियान को लॉन्च किया है. पिछले 15 नवंबर से इस 15 नवंबर तक हम इंडिया में जनजातीय गौरव वर्ष मना रहे हैं. पूरा ईयर वी आर डेडिकेटिंग टू ट्राइबल पीपल. तो इस अभियान का पर्पस क्या है? अभियान का पर्पस है ट्राइबल कम्युनिटीज तक पहुंचना. इट इज एन आउटरीच कैंपेन, जिसके अंडर ट्राइबल कम्युनिटीज के पास जाके कैंप्स लगाए जाएंगे, उनके आधार कार्ड बनाए जाएंगे, उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाए जाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे किए जाएंगे, ताकि उन डॉक्यूमेंट्स के जरिए वो लोग स्कीमों से कनेक्ट हो सके. आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर उनको रजिस्टर किया जाएगा. एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंडर उनके बच्चों को जमा कराया जाएगा. सिकल सेल एनीमिया प्रोग्राम में ये चीज हेल्प कर सकती है. गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जैसे जनमन योजना है, धरती आबा उत्कर्ष विज्ञान योजना है, इन स्कीमों को उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा. होता बेसिकली क्या है, सेंटर में गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करी है. ट्राइबल कम्युनिटीज कई बार इतनी एलिनेटेड होते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि सरकार उनको क्या प्रोविजन दे रही है, सरकार उनके लिए क्या स्कीम्स लेकर आ रही है. तो उन तक पहले वो स्कीम्स पहुंचाई जाए, उनके पहले बेसिक
डॉक्यूमेंट्स पूरे किए जाए। तो ये कैंपेन ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एक आउटरीच कैंपेन है जिसमें वॉलंटियर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स स्कीम के अंडर ये कंट्रीब्यूट करने वाली हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन फॉर इंडिया। ट्राइबल कम्युनिटीज के रिलेटेड जितनी स्कीम्स हैं वो एग्जाम्स के लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट इन द न्यूज वी हैव 25th सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। ये जो मीटिंग है इसको ऑर्गेनाइज किया इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने इन कोलैबोरेशन विद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जोनल काउंसिल्स क्या होती है। जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडीज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट के अंडर बनती है। तो कौन से एक्ट के अंडर? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर एक हाई लेवल एडवाइजरी फोरम बना जिसने बोला कि कोऑपरेटिव वर्किंग अमंग स्टेट्स इज इंपॉर्टेंट। तो इंडिया को 5 जोन्स में बेसिकली डिवाइड कर दिया गया। दीज आर द 5 जोन्स, नॉर्दर्न जोनल, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। और इन जोन्स में कुछ स्टेट्स को इंक्लूड कर दिया गया। अब ये सारी स्टेट्स एक पर्टिकुलर जोन के अंडर आती हैं, तो एक जोनल काउंसिल बनाई जाती है। वो काउंसिल जिसकी बैक टू बैक मीटिंग होती रहती है, जो एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है। इसका जो चेयरमैन होता है वो यूनियन होम मिनिस्टर होता है, 5 की 5 काउंसिल्स का। वाइस चेयरमैन होता है चीफ मिनिस्टर ऑफ वन ऑफ द मेंबर स्टेट्स, और ये बाय रोटेशन चेंज होता रहता है। मेंबर्स कौन कौन होते हैं? सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, सारी स्टेट्स के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी उसमें इंक्लूडेड है। एडिशनली 1 member each from all the member states. The governor nominates 2 ministers and members of the council. Advisors के तौर पे नीति आयोग से एक नॉमिनी आता है और each zonal council has a permanent committee comprises of chief secretaries of member states. So इस तरीके से ये zonal councils काम करती हैं। इनका composition एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से जिस जोन के अंडर उत्तर प्रदेश आता है उस जोन का अभी लेटेस्ट मीटिंग हुआ है। तो उस जोनल सेंट्रल जो जोनल काउंसिल है हमारी, उसका अभी लेटेस्ट एक मीटिंग हुआ उत्तर प्रदेश में, जिस मीटिंग को प्रिसाइड किया किसने? जो चेयरमैन है जोनल काउंसिल का। जोनल काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। तो ये जोनल काउंसिल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त हम लोग नहीं पढ़ पाते क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडीज है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जोनल काउंसिल्स इंपॉर्टेंट है, उनमें क्या उनका कॉम्पोजिशन है, कौन से मिनिस्टर्स होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट इन द न्यूज वी हैव फर्स्ट ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे। इंडिया में एक नए तरह का सर्वे कंडक्ट किया जाएगा इन द ईयर 2026। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से अगले साल ये सर्वे होगा विच इज ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे। इंडिया में अभी तक हमारे पास प्रॉपर इस चीज का कोई डाटा नहीं है कि हाउस होल्ड की इनकम कैसे बढ़ रही है, कम हो रही है, वो लोग कहाँ से कमा रहे हैं, ज्यादा पैसा कौन से सेक्टर से कमाया जा रहा है, या उस इनकम का आगे कंजम्पशन पैटर्न क्या है, कौन सी चीजों पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, कौन सी चीजों पे कम हो रहा है, वो फिर भी हमें हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में पता चल जाता है। लेकिन इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा इंडिया में हमारे पास बहुत कम होता है। तो सर्वे जो है उसके लिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाएगा। वो ग्रुप जिसके चेयरमैन होंगे सुरजीत भल्ला, हु इज अ फॉर्मल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट IMF। सर्वे जो है उसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही कंडक्ट कराएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स उसको पब्लिश करेगी और ये डाटा हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा गैप फिलिंग डाटा होगा, जो डाटा अभी तक हमारे पास इंडिया में अवेलेबल नहीं होता। सो दीज आर ऑल द करंट अफेयर्स फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ जून। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।